वेलकम मित्रों, रिफाइनरी शटडाउन वर्क्स चैनल पर। कभी कभी इंटरव्यू में क्लाइंट के द्वारा पूछ दिया जाता है कि क्या आप रिफाइनरी हीटर मेंटेनेंस का शटडाउन वर्क किए हैं। यदि आपका जवाब यस में है तो क्लाइंट का अगला क्वेश्चन होता है, मित्रों, रिफाइनरी हीटर क्या है? व्हाट इज रिफाइनरी हीटर? व्हाट आर इट्स कंपोनेंट? इसके कौन कौन मेन पार्ट होते हैं? हाउ मेनी टाइप इट्स? इसके कितने प्रकार हैं? हाउ इज शटडाउन मेंटेनेंस डन? इसका शटडाउन मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? आदि आदि प्रकार के क्वेश्चंस रिफाइनरी हीटर से संबंधित पूछे जाते हैं। मित्रों, इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, फिर भी हम सबके लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफाइनिंग हीटर क्या होता है। रिफाइनरी हीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो फ्यूल्स के ज्वलन या आग से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को ट्यूब्स में प्रवाहित फ्लूइड को देता है। रिफाइनरी हीटर को प्रोसेस हीटर या इंडस्ट्रियल फर्नेस या डायरेक्ट हीटर या फिर डायरेक्ट फायर्ड हीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके टाइप्स की बात किया जाए तो मित्रों, इसके टाइप्स का आधार अलग अलग 4 आधार होते हैं। इन चारों आधारों के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला आधार है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट के आधार पर रिफाइनरी हीटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल ड्राफ्ट, दूसरा है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, तीसरा है फोर्स ड्राफ्ट और चौथा है बैलेंस ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट में मित्रों, इसमें जो है कि एक्सटर्नल ड्राफ्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में एक फैन कन्वेक्शन सेक्शन के ऊपर लगा होता है, जबकि फोर्स ड्राफ्ट में रेडियन सेक्शन के नीचे फैन होता है। बैलेंस ड्राफ्ट में दोनों फैन होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और फोर्स ड्राफ्ट फैन। अगला बेस है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यूल। फ्यूल के आधार पर रिफाइनरी हीटर 3 प्रकार के होते हैं। गैस फायरिंग हीटर, यानी कि इसमें गैस यूज होता है। ऑयल फायरिंग हीटर, इसमें ऑयल यूज होता है। और तीसरा होता है मित्रों ऑयल और गैस फायरिंग हीटर, यानी कि इस हीटर में दोनों यूज होता है साथ में, ऑयल और गैस। अगला आधार क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी हीटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्टिकल ट्यूब सिलिंड्रिकल हीटर, यानी कि वर्टिकल होता है और सिलिंड्रिकल शेप में होता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल बॉक्स टाइप हीटर। हॉरिजॉन्टल बॉक्स टाइप हीटर भी 2 प्रकार का हो जाता है, सिंगल सेल और ट्विन सेल हीटर। तीसरा है आर्बर या विकेट टाइप हीटर तथा इन्वर्टेड विकेट टाइप हीटर। चौथा है हेलिकल कॉइल हीटर। ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि हेलिकल कॉइल हीटर रिफाइनरी में यूज नहीं होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फायरिंग। फायरिंग के आधार पर भी हीटर 3 प्रकार के होते हैं। साइड फायरिंग हीटर, यानी कि जब साइड से फायर किया जाता है, लेफ्ट राइट से। बटम फायर्ड हीटर, यानी कि जब बटम से फायर किया जाता है। और टॉप फायर हीटर, यानी कि जब टॉप से फायर किया जाता है तो टॉप फायर हीटर का रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने हीटर के टाइप्स को समझा। अब हम लोग इसके फंक्शन पर प्रकाश डालेंगे। एक हीटर फायर से प्राप्त ऊष्मा को ट्यूब्स में प्रवाहित फ्लूइड को देता है।
तो प्रश्न उठता है कैसे देता है। इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोगों को ऊष्मा हस्तांतरण के 3 टॉपिक को समझना होगा। ये 3 टॉपिक है मित्रों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट का ट्रांसफर इन्हीं 3 नियम से होता है। तो कंडक्शन नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब 2 वस्तु के बीच हीट का ट्रांसफर उनके संपर्क से होता है तो इसको कंडक्शन कहते हैं। चित्र में बर्तन के हैंडल और मानव का हाथ संपर्क में है और हैंडल से मानव के हाथ में हीट जा रहा है कंडक्शन विधि के द्वारा, यानी कि इसमें दोनों वस्तु संपर्क में होती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में जब हीट सोर्स से हीट दूसरे स्थान तक मॉलिक्यूल के द्वारा या फिर लिक्विड या गैस या स्मॉल पार्टिकल के द्वारा जाता है हीट सोर्स से, तो इसको कन्वेक्शन विधि कहते हैं। चित्र में देखें, चित्र के बर्तन में नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाकर ऊपर के पानी को भी गर्म कर देता है, यानी कि नीचे के पानी का मॉलिक्यूल ऊपर जाकर ऊपर के पानी के मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं। रेडिएशन, जब हीट का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेज के रूप में होता है तो इसको रेडिएशन कहते हैं। इसमें भी हीट सोर्स और वस्तु अलग अलग होते हैं। चित्र में बर्नर के फ्लेम से भी नज़दीक मानव को ऊष्मा प्राप्त होती है। जो फ्लेम के नज़दीक नहीं है फिर भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, जो रेडिएशन के कारण होता है। सूर्य से हम लोगों को जो ऊष्मा मिलती है मित्रों, वह भी रेडिएशन के द्वारा ही ऊष्मा मिलती है। इसी प्रकार फर्नेस में भी फ्लेम से दूर कॉइल जो रेडिएंट सेक्शन में है उसको भी ऊष्मा मिल रही है, तो यह ऊष्मा रेडिएशन विधि से मिल रही है। तो इस प्रकार हीटर भी एक ट्यूब के अंदर उपस्थित फ्लूइड को 3 प्रकार से ऊष्मा देता है। अब हम लोग एनाटॉमी ऑफ ए फायर हीटर की संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो संरचना के हिसाब से इसका पहला कंपोनेंट लेते हैं स्टैक, जिसको चिमनी भी कहा जाता है। यह एक वर्टिकल पाइप होता है मित्रों, जिससे होकर फ्लू गैसेज बाहर निकलती रहती है। दूसरा कंपोनेंट कन्वेक्शन ट्यूब्स। कन्वेक्शन सेक्शन में जो ट्यूब्स होते हैं उनको कन्वेक्शन ट्यूब्स कहते हैं। इन ट्यूब्स में कन्वेक्शन विधि से हीट एनर्जी भेजा जाता है। थर्ड है हेडर बॉक्स। यह अंदर से इंसुलेटेड होता है, जिसके अंदर मैनिफोल्ड या हेडर होते हैं। चौथा रेडिएंट ट्यूब्स। रेडिएंट सेक्शन के ट्यूब को रेडिएंट ट्यूब्स कहते हैं। केजिंग, यह मेटल का बना होता है जो फायर बॉक्स और कन्वेक्शन सेक्शन को कवर करता है। इसके अंदर की दीवार के साथ रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग होती है जो ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। अर्थात बाहर से जो हम लोग देखते हैं फर्नेस को, दैट इज कॉल्ड केजिंग, वह केजिंग है। छठा है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। यह हीट रेसिस्टेंस होती है। यह मुख्य रूप से कास्टेबल या सिरामिक फाइबर की बनी होती है। सातवां कन्वेक्शन सेक्शन। यह रेडिएंट सेक्शन के ऊपर होता है। हॉट फ्लू गैसेज रेडिएंट से निकलकर हाई स्पीड से कन्वेक्शन सेक्शन में प्रवेश कर कन्वेक्शन ट्यूब्स को हीट ट्रांसफ़र करती है। आर्क, जिसको ब्रिज वाल भी कहते हैं, यह रेडिएंट सेक्शन के ठीक ऊपर होता है। रेडिएंट सेक्शन से हॉट फ्लू गैसेज इसी आर्क में पहुंचती है। 9वां है रेडिएंट सेक्शन। इस एरिया के ट्यूब्स डायरेक्ट फ्लेम से रेडिएंट द्वारा हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं।
10वां है ब्रीचिंग। इस एरिया से फ्लू गैसेज निकलकर एस्टेक यानी कि चिमनी में प्रवेश करती है, यानी कि चिमनी के नीचे वाले भाग को ब्रीचिंग कहते हैं। यह कन्वेक्शन सेक्शन के ऊपर होता है। फिन ट्यूब सरफेस एरिया और हीट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ट्यूब्स पर फिन बने होते हैं। चित्र में ध्यान से देखें, फिन वाली ट्यूब्स। 12 है कार्बेल्स। यह रिफ्रैक्टरी मटेरियल का बना होता है जो ट्यूब्स को सपोर्ट्स देने का काम करता है। क्रॉसओवर यह दो क्वाइल सेक्शन के बीच कनेक्टिंग का काम करता है। 14वां है सील्ड सेक्शन या सॉक सेक्शन भी इसको कहा जाता है। ये नॉन हिंड ट्यूब के बना होता है जो डायरेक्ट रेडिएशन से कन्वेक्शन सेक्शन को बचाता है। अगला है स्टैक डैम्पर। यह प्रोसेस ज्वलन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, साथ ही यह टेम्परेचर और ड्राफ्ट को भी कंट्रोल करता है। यह एक वाल्व की तरह काम करता है। प्रोसेस बर्नर यह भी हीटर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह हीटर या फर्नेस को कंबशन ज्वलन के द्वारा हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग रिफाइनरी हीटर के एनाटॉमी या संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग कुछ टर्म्स है जिसको देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज फ्लू गैसेज। फ्लू गैसेज क्या है? हीटर के कंबंसन से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में गैसेज निकलती है उसे फ्लू गैसेज कहते हैं, जैसे CO2, NOx इत्यादि। व्हाट इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है भाई? तो हीटर के अंदर निगेटिव प्रेशर उत्पन्न होने को ड्राफ्ट कहते हैं, अर्थात बाहरी एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर जब हीटर के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। व्हाट इज ट्यूब्स क्वाइल्स। ट्यूब्स क्या है, क्वाइल्स क्या है? एक कंटिन्यूअस पाइप जो फ्लूइड को लेकर हीटर से गुजरता है उसको ट्यूब्स या क्वाइल कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग इसके शट डाउन मेंटेनेंस की तरफ बढ़ते हैं। शट डाउन मेंटेनेंस, किसी भी इक्विपमेंट का शट डाउन मेंटेनेंस शुरू करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे वर्क से रिलेटेड PPE अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करना होगा। रिलेटेड टूल्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। रिलेटेड टूल्स सुपरवाइजर को मालूम रहता है मित्रों, जो टेक्नीशियन को बताते हैं और टेक्नीशियन स्टोर से इशू कराते हैं। साथ ही सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वे वर्क परमिट का व्यवस्था कराएं। इतना होने के बाद हम लोग प्लांट के अंदर प्रवेश करते हैं। चूँकि रिफाइनरी शटडाउन है इसलिए याद रखें आपके टीम के साथ एक फायर वॉचर, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर के साथ हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहले हीटर के जितने आउटलेट और इनलेट होते हैं मित्रों उनको बंद किया जाता है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है, अर्थात उनका ब्रांडिंग किया जाता है। कोई भी एक्टिविटी को करते समय एरिया बैरिकेटेड होना चाहिए। मित्रों क्लाइंट हमें इक्विपमेंट को पर्जिंग करके देता है। पर्जिंग कर देने से अंदर की हार्मफुल गैसेज बाहर निकल जाती है। कन्वेक्शन सेक्शन रेडिएशन सेक्शन के मैनवे साइड कवर या पैनल को ओपन करते हैं। साथ ही कन्वेक्शन सेक्शन के टॉप मैनवे के साथ एयर मूवर फिक्स करते हैं जिससे हीटर के अंदर एयर का सर्कुलेशन बना रहे और अंदर काम करने वाले को कोई परेशानी न हो। आवश्यकता अनुसार रेडिएशन जोन में इसके फोल्डिंग का व्यवस्था होना चाहिए ताकि टिप्स का इंस्पेक्शन हो सके। पर्जिंग तथा वेंटिलेशन होने के बाद सुपरवाइजर को चाहिए कि हीटर में एंट्री करने के पहले कन्फाइन स्पेस परमिट इशू करा लें। साथ ही एक होल वाचर और एक फायर वाचर का भी व्यवस्था करना चाहिए।
इतना होने के बाद हम लोग हीटर के अंदर एंट्री मारते हैं। अंदर जाकर सबसे पहले ट्यूब्स के सारे जॉइंट्स को क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग के लिए बफिंग का उपयोग करते हैं। जॉइंट क्लीनिंग के बाद ही इंस्पेक्शन टीम इनका एनडीटी टेस्ट करती है, जैसे यूटी टेस्ट, डीपीटी आदि। इससे पता चलता है कि ट्यूब सेफ है या इसमें खराबी है। साथ ही सभी बर्नर के गन्स को निकाल कर क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के लिए एयर या स्टीम का प्रयोग किया जा सकता है। रिफैक्ट्री में कोई डैमेज हुआ हो तो उसको रिपेयर किया जाता है। सभी किए गए एक्टिविटीज के इंस्पेक्शन के बाद मित्रों ट्यूब का हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट से ट्यूब के स्ट्रेंथ का पता चलता है, साथ ही लीकेज का भी पता लग जाता है। हाइड्रो टेस्ट ओके होने के बाद ट्यूब से वाटर को बाहर निकाला जाता है। वाटर निकालने के लिए पिगिंग किया जाता है। मित्रों कभी कभी पिग फंस जाता है तो प्लांट एयर के प्रेशर के बदले एक्सटर्नल कंप्रेसर से निकालते हैं, और यदि एक्सटर्नल कंप्रेसर से भी नहीं होता है तो एचपी स्टीम का भी यूज किया जा सकता है। अब हम लोग रेडिएशन सेक्शन के स्कैफोल्डिंग को बाहर निकाल देते हैं। साथ ही बर्नर के गन्स को नए गैस्केट के साथ लगा दिया जाता है। मैनुअल वर्कशॉप करते समय गैस्केट एरिया को क्लीन कर लेना चाहिए। बोल्ट को अपोजिट साइड टाइट करना चाहिए, लगातार नहीं। अब हम लोग जितना ब्लाइंडिंग किया था सबको डी ब्लाइंडिंग कर देना चाहिए। डी ब्लाइंडिंग के समय नए गैस्केट और सही रेटिंग का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और अंत में नाइट्रोजन की सहायता से लीक टेस्ट किया जाता है, जिससे किसी फ्लैंज जॉइंट या कोई अन्य लीक हो तो पता चल सके। लास्ट में मित्रों गुड हाउस कीपिंग कर सारे टूल्स को स्टोर में वापस पहुंचा देना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग हीटर के एनाटॉमी और शटडाउन मेंटेनेंस की जानकारी प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।